हेलो गाइस, आज फिर आप सब लोगों के सामने नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। आपका अपना सर धीरेन्द्र शुक्ला। नेक्स्ट चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसार में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। वो सारे जीव को हम अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। सभी जीवों को हम अगर एक तरह से देखा जाए तो सबको हम सही से पहचान नहीं पाएंगे, सबको हम वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार में 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। जब 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं तो सबको पहचानना हमें मुश्किल है। इतनी जातियों को हम कैसे पहचानेंगे, एक एक जातियों को कैसे हम जान पाएंगे, जिसमें से 70% जंतु हैं, 22% पौधे हैं और 8% सूक्ष्म जीव हैं। अब जो 70% ये 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों में 70% जंतु हैं। इन 70% जंतुओं में 70% कीड़े मकोड़े हैं। सबसे ज्यादा संसार में इन्हीं की संख्या है, कीड़े मकोड़ों की। अब इतनी जातियां हैं, इन जातियों को वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? तो वर्गीकरण की विधियों को अपनाया गया। वर्गीकरण की विधियां आई, जिसमें सबसे पहला वर्गीकरण दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने 2 जगत बनाए, पादप जगत और जंतु जगत को। पादप जगत के अंतर्गत इन्होंने साग, झाड़ी और वृक्ष को रखा। साग मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, वृक्ष जो बड़े पौधे होते हैं, उनको इस पादप जगत के अंतर्गत रखा। जंतु जगत का इन्होंने वर्गीकरण किया। तो जंतु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत आरबीसी, जिसमें आरबीसी पाए जाते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका जिसमें पाई जाती है, उनको अलग रखा। और जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाई जाती है, उनको अलग रखा। लेकिन इस प्रकार से हम वर्गीकरण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे। इसके लिए एक वैज्ञानिक फिर आए, कैरोलस लीनियस आए। और कैरोलस लीनियस ने 2 जगत को रखा, जिसको कहा गया द्विजगत वर्गीकरण। और कैरोलस लीनियस ने जब द्विजगत वर्गीकरण रखा तो इन्होंने 2 जगत बनाया, जिसमें पादप जगत और जंतु जगत को रखा। पादप जगत और जंतु जगत को रखा। पादप जगत के अंतर्गत सभी पादपों को रखा और जंतु जगत के अंतर्गत सभी जंतुओं को रखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक लिखा। इसमें उन्होंने इन वर्गीकरण को इस प्रकार के वर्गीकरण करके इस पुस्तक में इन्होंने रखा। ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिस्टमा नेचुरे कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। जब इससे भी वर्गीकरण नहीं सिद्ध हुआ तो 3 जगत पद्धति आया। इसमें नोट नहीं है, ध्यान देना। 3 जगत वर्गीकरण आया, जिसमें 1866 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगतों को बनाया, जिसमें था पहला जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत, तीसरा था प्रोटिस्टा जगत। इन जगतों को उन्होंने बांटा। लेकिन ये जो था ये भी दोष युक्त था, और दोष युक्त था, इसमें भी वर्गीकरण क्लियर नहीं हो पाता था। इसके लिए 5 जगत का वर्गीकरण बनाया गया। और 5 जगत का वर्गीकरण बनाने वाले वैज्ञानिक से सन 1969 में एक वैज्ञानिक आए, आर.एच. ह्यूटेकर ने। आर.एच. ह्यूटेकर ने 5 जगतों को बनाया। और 5 जगत में थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब आप इसको समझिए, कैसे कैसे जीवों को इसके अंतर्गत रखा गया। अब जब जंतु को आप समझ जाएंगे कैसे कैसे रखा गया है, तो अब आप वर्गीकरण बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर समझ लीजिए। आपने देखा होगा, आपने कोशिका पाठ पढ़ा। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं,
प्रोकैरियोटिक को दो प्रकार कोशिका वाले जंतु होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, प्रोधन आप आसानी से समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक लिखा जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्रो धन कैरियोन, प्रो का मीन्स होता है प्राइमेटिव, प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव, और कैरोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, प्राइमेटिव मतलब आद, न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक। तो परिभाषा दे सकते हैं, जिन कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित, केंद्रक अल्प विकसित या आद पाया जाता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका भी बना होता है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दो शब्द से मिलकर बना होता है। यू धन, यू धन कैरियोन से, कैरियोन से। यू का मीन्स होता है गुड, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। गुड मीन्स अच्छा और न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक। तो हम परिभाषा दे सकते हैं, जिन कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित अच्छा पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो हम वर्गीकरण देखते हैं, किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, किसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब पहला है मोनेरा। मोनेरा में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जितने जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जितने जीव होते हैं उनको मोनेरा जगत में रखा गया। प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक वाला होगा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कवक भी यूकैरियोटिक, पादप भी यूकैरियोटिक, और जंतु भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक हुआ, तो प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु सारे यूकैरियोटिक हैं, तो इसमें अंतर क्या हुआ। जब अंतर नहीं हुआ तब हम फिर देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखेंगे कोशिकीय संगठन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर कि कौन की जो कोशिका संगठन है उसमें क्या अंतर होता है। तो कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव दो ही प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, ऐसे जीव जो पूरा जीवन, ऐसे जीव जो अपना पूरा जीवन केवल एक कोशिकीय शरीर द्वारा निर्मित होकर के पूरा जीवन उनका चलता है, केवल एक शरीर, एक कोशिका से उनका पूरा शरीर बना होता है, उनका कहते हैं एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनमें बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको बहुकोशिकीय। जैसे मनुष्य में, हम लोगों में बहुकोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुकोशिकीय जीव हुए हम लोग। अब हम देखते हैं कि कोशिकीय संगठन के आधार पर अब इनमें अंतर करेंगे। तो जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव होंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होंगे। बाकी बहुकोशिकीय, 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 पादप भी बहुकोशिकीय और जंतु भी बहुकोशिकीय।
दो तो समझ आया, मोनेरा प्रोकैरियोटिक में निकल गया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, लेकिन वो कैसा है, एक कोशिकीय है। और कवक बहुकोशिकीय, पादप बहुकोशिकीय और जंतु बहुकोशिकीय। अब 3 बहुकोशिकीय हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पोषण के आधार पर। और पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी परपोषी कौन से हैं, अब हम इसको देखेंगे। तो कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, और पादप स्वपोषी और जंतु परपोषी। अब आपको समझ आ गया, पादप केवल स्वपोषी होते हैं, बाकी कवक परपोषी और जंतु परपोषी, दोनों परपोषी प्रकार के होते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब 2 परपोषी हैं, तो इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे इनको समझेंगे। अब इसको हम भोजन के अंतर्ग्रहण के आधार पर देखेंगे। और भोजन के अंतर्ग्रहण के आधार पर हम क्या देखते हैं कि कवक अवशोषण करता है, कवक अवशोषण करता है और जंतु अंतर्ग्रहण करता है। जंतु क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करता है। अब इस प्रकार से इनका वर्गीकरण पूरा हो गया। जब वर्गीकरण पूरा हो गया तो आपको तो समझ आ गया होगा कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगे उनको मोनेरा में रखा गया है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इन सबको हम मोनेरा में रखेंगे। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाले होंगे, जिसमें एक कोशिकाएं होंगी, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखेंगे। कवक जो होंगे वो सारे कवक को हम कवक के अंतर्गत रखेंगे। फंजाई जगत भी कहते हैं इसको, फंजाई भी याद रखना, कहीं कहीं फंजाई भी लिखा होता है, फंजाई के अंतर्गत रखेंगे। पादप के अंतर्गत जो पादप यूकैरियोटिक वाले होंगे बहुकोशिकीय होंगे, स्वपोषी जो यूकैरियोटिक होगा बहुकोशिकीय होगा और स्वपोषी होगा, उसको हम पादप के अंतर्गत रखेंगे। जंतु को कैसे हम समझेंगे, जो यूकैरियोटिक वाला होगा, बहुकोशिकीय होगा, परपोषी होगा, अंतर्ग्रहण करेगा, उसको हम रखेंगे जंतु जगत के अंतर्गत, उसको हम रखेंगे। अब हम समरी देखते हैं, किस प्रकार से समरी बनता है इनका। उस समरी के अंतर्गत हम समझेंगे कि जीवों को उस समरी के अंतर्गत किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, किस तरह से इसको बना सकते हैं। और अच्छी तरीके से आप समझिए कि जीव जगत जो बना है वो कोशिका संरचना के आधार पर हम देखते हैं। जब कोशिका संरचना के आधार पर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला और यूकैरियोटिक कोशिका वाला देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, मोनेरा पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया, आप समझ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मोनेरा को रखेंगे। अब यूकैरियोटिक के अंतर्गत अब देखेंगे कोशिकीय संगठन के आधार पर, और कोशिकीय संगठन के आधार पर देखते हैं तो एक कोशिकीय जीव पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीव पाया जाता है। अब एक कोशिकीय जीव किसमें पाया जाएगा, आपने पहले पढ़ा प्रोटिस्टा वाला जो होगा एक कोशिकीय जीव होगा। और बहुकोशिकीय के अंतर्गत अब हम देखेंगे पोषण के आधार पर, और पोषण के आधार पर हम देखेंगे, पोषण के आधार पर 2 तरह के बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। अब स्वपोषी में आपने पहले पढ़ा, आप ध्यान दीजिए, समझ सकते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत आपने देखा कि पादपों को रखा गया, और पादपों को रखा गया। फिर परपोषी को 2 भोजन के ग्रहण के आधार पर इसको फिर देखा गया, भोजन के ग्रहण के आधार पर देखा गया कि अवशोषण और अंतर्ग्रहण वाले। अब अवशोषण कौन करता है, आपने देखा कवक अवशोषण करते हैं। अंतर्ग्रहण कौन करता है, जंतु अंतर्ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इनके वर्गीकरण हुआ, और वर्गीकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। इस वीडियो में आपने वर्गीकरण को समझा। नेक्स्ट वीडियो में
आपको सारे जगतों को मोनेरा को के लक्षण मोनेरा के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रोटिस्टा के लक्षण प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं, फंजाई के अंतर्गत, पादप के अंतर्गत, जंतु के अंतर्गत, इन सबको हम इनके लक्षणों को इनको डिटेलिंग में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को देखते रहें, नोट्स को बनाते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अच्छी से अच्छी उपस्थिति देते रहें। धन्यवाद।